नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी की सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब कि चेंज, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक पार्ट है, कोई भी आर्टिकल है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं ये बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होती कैसे है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो मेन रोल जिसको दिया गया है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इंडिया के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। स्टेट जो लेजिस्लेचर है उनके पास ये पावर नहीं है। ये जो बिल्स होंगे, बिल का मतलब जो भी स्टार्टिंग में एक प्रोसेस स्टार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, वो पार्लियामेंट के जो हाउस है उनमें से किसी एक में स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। दोनों में से किसी भी एक हाउस में जो है अमेंडमेंट के लिए प्रोसीजर जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। दूसरी बात, अगर मेन आपको मैं बताऊं कि अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल है 368। कि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि अमेंडमेंट किस आर्टिकल में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में करने के लिए, तो अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 368। पार्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट है 20। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखें कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उसे हमें अडॉप्ट कर लिया 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक टसल सी चल पड़ी। टसल सी मतलब कि गवर्नमेंट ये कहती थी हम कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो जुडिशरी थी, स्टार्टिंग में वो इतनी एक्टिव नहीं थी, उसने भी कहा कि हाँ ये जो भी पार्ट है उसको ये चेंज कर सकते हैं, उसको ये अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जुडिशरी एक्टिव होती चली गई और गवर्नमेंट जो सभी पार्ट्स को अमेंड करना चाहती थी कि हम इनको अमेंड कर सकते हैं, करना नहीं चाहती थी का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी पार्ट को हम अमेंड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। तो बाद में जब जुडिशरी एक्टिव हो गई तब गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं रही, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। 1973 में जुडिशरी एक वर्डिक्ट देती है केशव नंदा भारती केस में, जिसमें जुडिशरी ने ये कहा था कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज नहीं कर सकते। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम बताएंगे। मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर एक तरह का बैन सा लगा दिया गया कि आप ये पार्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आज के टाइम पे क्या स्थिति है कि गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आ गया, जैसे कि प्रीएम्बल आ गई, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया ये आ गया, या फिर इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, या फिर जो हमें राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स वो आ गए। ये सब जो है ये किस चीज में डाल दिए गए हैं? ये डाल दिए गए हैं जुडिशरी के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो गवर्नमेंट इन पार्ट्स को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्ट्स था जो आपको मैंने बताया यहाँ पर। इसके अलावा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अमेंडमेंट करने के लिए जब कोई भी मेंबर बिल लेके आएगा, चाहे वो पब्लिक मेंबर हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो। अब पब्लिक मेंबर कौन से होते हैं? पार्लियामेंट के पब्लिक मेंबर वो होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर्स नहीं है, जो कैबिनेट में नहीं है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं है, वो कौन से हैं? प्राइवेट मेंबर उनको कहा जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पब्लिक मेंबर या फिर प्राइवेट मेंबर, मतलब कि कोई भी एमपी जो है वो एक बिल लेके आ सकता है। मान लो कि वो बिल राज्यसभा में आया, स्टार्टिंग में बिल कोई से भी हाउस में आ सकता है, राज्यसभा में पहले आ सकता है या फिर लोकसभा में भी पहले आ सकता है, किसी में भी वो बिल इनिशिएट हो सकता है, दोनों हाउसों में। मान लो कि वो राज्यसभा में आ गया, पहले उसको राज्यसभा को पास करना होगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, उसके बाद वो बिल फिर जाएगा लोकसभा के पास, फिर उसको लोकसभा पास करेगी विद स्पेशल मेजोरिटी। ये दोनों हाउस उस बिल को सेपरेटली पास करेंगे। अगर
कोई एक हाउस मान लो कि राज्यसभा ने वो बिल पास कर दिया और लोकसभा उस बिल को पास नहीं कर रही, तो वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो पाएगी। अगर दोनों हाउसों में से एक हाउस बिल को पास करने के लिए नहीं मान रहा है तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती। जॉइंट सीटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, वो अमेंडमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, वो अमेंडमेंट के लिए नहीं हो सकती। जॉइंट सीटिंग का मतलब होता है कि दोनों, जब भी कोई बिल आता है किसी एक हाउस में पार्लियामेंट के अंदर, अगर एक हाउस राज्यसभा मान लो आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो उसको पास कर देता है, अगर वो लोकसभा के पास जाता है और लोकसभा उसको पास नहीं कर रही, तो सिंपल टाइम में क्या होता है कि दोनों हाउस मिलकर उस बिल को पास कर सकते हैं, बैठकर उस बिल पे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जब अमेंडमेंट के लिए बिल आएगा तो दोनों हाउस इकट्ठे जॉइंट सीटिंग इकट्ठे बैठकर उसको पास नहीं कर सकते, दोनों हाउसेस को अलग अलग सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी के साथ और उस बिल को पास करना होगा जो अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये सब कुछ यहाँ पर स्लाइड में दिया भी गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपको मैं भी समझा रहा हूँ तो आप लोग इसको ध्यान से समझते चलो ताकि आपको अभी याद हो जाए ये। सॉरी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी यहाँ पर? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी वहां पर मेंबर प्रेजेंट होंगे उनकी 2/3 जो है उस बिल को सपोर्ट करें, तब वो अमेंडमेंट मानी जाएगी। सेपरेटली सेपरेटली वो भी अलग अलग, दोनों हाउसेस में अलग अलग होगा वो। ठीक है जी। उसके बाद वो आपको मैंने बता ही दिया कि अगर एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट पॉइंट हम ये करते हैं यहाँ पर, अगर कोई ऐसा बिल है जो फेडरल प्रोविजन को अमेंड कर रहा है। फेडरल प्रोविजन कौन सी होती है? फेडरल क्या होता है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है कि एक सेंटर होगा और नीचे स्टेट्स होंगी। ठीक है, जैसे इंडिया में है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, केरला स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। टोटल स्टेट्स कितनी है हमारे पास? 28। तो अगर कोई ऐसा बिल है जो फेडरल प्रोविजन को अमेंड कर रहा है, फेडरल प्रोविजन मतलब जो सेंटर और स्टेट्स दोनों को अफेक्ट करेगी, ऐसी कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको वो अमेंड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें टोटल स्टेट्स में से हाफ स्टेट्स को वो बिल बिल जो है वो स्टेट्स को भी पास करना होगा। मतलब कोई बिल है, आपको मैं सिंपल फॉर्म में एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ए बिल है कोई, ये जो है फेडरल प्रोविजन को प्रभावित कर रहा है। फेडरल प्रोविजन मान लो टैक्स से रिलेटेड कोई चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। अब टैक्स स्टेट के लिए भी जरूरी है और सेंटर के लिए भी जरूरी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप लोग याद रखना। तो अब क्या होगा कि पहले तो सेंटर को पास करना होगा, राज्यसभा पास कर देगी, लोकसभा पास कर देगी, लेकिन ये फेडरल प्रोविजन है तो इसके बाद ये जाएगा हाफ स्टेट्स के पास। टोटल स्टेट्स 28, कितनी स्टेट्स को पास करना होगा? 14 स्टेट्स को ये बिल को पास करना होगा और फिर जाकर ये बिल जो है अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो पाएगी। लेकिन जब ये स्टेट्स जो हाफ स्टेट्स पास करेंगी, इनको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब अगर किसी स्टेट में टोटल एमएलए 30 हैं तो वहां पर सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? हाफ प्लस वन, मतलब 15+1 अगर एमएलए इस बिल को पास कर देंगे पार्टिकुलर स्टेट के अंदर तो ये बिल पास हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई है आपको कि अगर कोई बिल, अगर कोई ऐसी प्रोविजन को अमेंड कर रहा है जो फेडरल प्रोविजन है, तो उसको सेंटर के साथ साथ मींस पार्लियामेंट के साथ साथ जो हाफ स्टेट्स हैं वो उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करेंगी, तब वो जाकर जो है आपका बिल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर पाएगा। ठीक है, और बाद में किसकी असेंट लेनी होगी? प्रेसिडेंट की। वो आपको मैं पहले आई थिंक बता चुका हूँ वीडियो में कि कोई भी बिल है जब उसको पार्लियामेंट में लेके आ जाएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में भी लगा लो, ऐसा ही सिस्टम होता है, वहां पर गवर्नर की चलती है ना। लेकिन हम सेंटर की बात करें, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो लोकसभा के अंदर आए चाहे वो राज्यसभा के अंदर आए, अगर लोकसभा के अंदर आता है राज्यसभा के पास जाएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर राज्यसभा के अंदर आता है फिर वो लोकसभा के अंदर जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मतलब बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट होता है लेकिन एंड में उसे दूसरे हाउस में जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास, सिग्नेचर के पास जाता है वो बिल, फिर उसके बाद ही वो बिल जो है वो एक्ट बनता है। प्रेसिडेंट की असेंट, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लास्ट स्टेज होती है उस बिल को एक्ट बनाने के लिए, वो सबसे जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं
उसके बाद देखो यहाँ पर 7th पॉइंट, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नेदर विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल और नो रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट को अपनी कंसेंट देनी ही होगी, वो उस बिल को होल्ड नहीं कर सकते, अपने पास रख नहीं सकते, और ना ही वो रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस भेज सकते हैं। अगर कोई और बिल होता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, कोई भी बिल है अगर वो पास कर रही है हमारी लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो उस बिल को विद होल्ड कर सकते हैं कि रुक जाओ, भी मैं चेक करूंगा, फिर मैं इसको इस पे अपनी सिग्नेचर करूंगा, फिर मैं सेंड दूंगा अपनी, या फिर वो क्या कर सकते हैं भी उस बिल को वो दोबारा सेंड कर देंगे, आप इसको दोबारा एक बार चेक करो, इस बिल में कुछ कमी है उसको दूर करो, फिर हम इसको दोबारा देखेंगे, फिर हम इसको सेंड मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब उनके पास अमेंडमेंट वाला बिल जाएगा तो वो उसको ना तो विद होल्ड करके रख सकते कि हाँ भी रख लेता हूँ बाद में सेंड दूंगा मैं, ऐसा नहीं है, ना ही वो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा चेक करने के लिए भेज सकते, उसको उनको सेंड उस बिल को देनी ही देनी होगी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अब अमेंडमेंट भी कई तरीकों से हो सकती है, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट कर रहे हो। सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको बता दिया ना कि जितने भी मेंबर हैं उसका हाफ प्लस वन होता है सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी आ सकती है, 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, की स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में आ गई और हाफ स्टेट से पास करवा लिया। जब कोई फेडरल प्रोविजन को अमेंड कर रहे हैं हम, या सिंपल मेजोरिटी में आपको यही एग्जाम्पल दे रखा है कि मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा कितनी है 545, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग कितने मेंबर है 500, सॉरी इसमें गलती लिखा है 400 लगा लो आप लोग, प्लेन काट सकते हो आप लोग, यहाँ से कट कर दो इसको। सिंपल मेजोरिटी सच केस, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, देखो टोटल मेंबर हैं लोकसभा के 500, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट में स्ट्रेंथ है 542 वो नहीं ले रहे हम, 543 वो नहीं ले रहे हम, अभी हम सिंपली ले रहे हैं, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं हम। 500 टोटल मेंबर हैं, वोटिंग के टाइम पे कितने मेंबर प्रेजेंट हैं, मान लो 400, तो उस टाइम पे सिंपल मेजोरिटी क्या बन जाएगी, हाफ प्लस वन। अब इसका हाफ करो कितना हो जाएगा 200 प्लस वन कर दो, तो सिंपल मेजोरिटी क्या बन गई 201, 201 जो है, ये इससे ऊपर जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर 201 भी आ गए तो सिंपल मेजोरिटी आपने अचीव कर ली, तो ये होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, मोशन और बिल्स जिनके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, सेंसर मोशन हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया। ठीक है, ये मोशन अंडर आर्टिकल 352 इन लोकसभा, डिसअप्रूवल ऑफ द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी हम कर भी चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी होती है लोकसभा के अंदर। ठीक है जी, मनी बिल के लिए आ गया, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विद सिंपल मेजोरिटी। अभी मैंने आपको बताया कि फेडरल प्रोविजन के टाइम पे हाफ स्टेट्स को पास करना होता है, वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वाइव्स बाय मींस ऑफ सिंपल मेजोरिटी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कि मान लो आज के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर के अंदर है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जी बीजेपी के पास तो इतने एमपी नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो है एक वोटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर एक वोटिंग होगी, तो उस टाइम पे बीजेपी को सिंपल मेजोरिटी मतलब कि टोटल मेंबर्स का प्लस वन, 543 मेंबर को 2 से डिवाइड करके प्लस वन, इतने मेंबर जो है अपनी तरफ दिखाने पड़ेंगे, वोटिंग जीतनी पड़ेगी इतने मेंबर की, फिर जाकर वो जो है अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं इंडिया के अंदर। उसे हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरवाइव करना, या फिर कॉन्फिडेंस मोशन कह सकते हो आप। सेकंड आती है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है जी, इट रेफर टू मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इन कॉन्स्टिट्यूशन, सच काइंड ऑफ मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन आइसोलेशन। मतलब कि टोटल मेंबर कितने हैं 543, कितने एब्सेंट हैं कितने नहीं, उस पर वो मैटर नहीं करता, इसकी हाफ प्लस वन उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ हाउस मींस मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एग्जांपल जैसे कि 200 टोटल मेंबर हैं किसी एक हाउस के अंदर, मान लो राज्यसभा के अंदर, उसमें से
10 मेंबर तो प्रेजेंट है ही नहीं जी, और 10 मेंबर्स की जो सीट्स हैं वो वैकेंट पड़ी हैं। तो अब टोटल कितने मेंबर रह गए? 180। अब 180 का हाफ प्लस 1 करेंगे हम, इसे हम कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है कि इन राज्यसभा 245 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस on a particular day 8 members are absent and 2 seats are vacant on different grounds। total member तो कितने माइनस हो गए? 10। तो then in such case 235 would be the effective strength of the house। कि total effective strength कितनी है उस हाउस में उस दिन, उसका हाफ प्लस 1 कर दो आप। ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये कुछ मेजोरिटीज थी, किस किस टाइप की होती हैं, सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, ये सब कुछ। तो ये हमने आज एक टॉपिक डिस्कस किया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बड़ा ही सिंपल था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हो, वो आप लोग, ठीक है। और इससे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं या तो करंट की वीडियो करते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट मंथ का करंट रह रहा है, या फिर हम हिस्ट्री के करते हैं। डेली वीडियोस आ रही हैं, डेली वीडियोस को आप लोग देखो, इनको स्टडी करो, इन स्लाइड्स में सब कुछ लिखा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो पूछो, और अपनी पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान दो। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आप लोगों से एक नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।